हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग यूनिट 6 के इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो सुदर्शन चक्र दूसरे का जो रिजल्ट है वो देखा जाए। पहले रैंक पे अनुराग, संजीव प्रकाश, विनोद कुमार, डॉक्टर आदर्श, स्नेहलता शर्मा, दुआ, डॉक्टर अरुण यादव, सीएल गौड़, रुचि महलावत, एपी शिवा वर्मा, जागृति गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मेंद्र, गरिमा भारती, यश अख्तर, अविनाश पांडे, ज्योति शुक्ला, भागत्री तिवारी, वंदना पांडे, ममता और वीर, इन लोग का रैंक जो है ठीक है आया था। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न कैसे आए थे, क्वेश्चन कैसे थे। इस क्रम में सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है? सही है गलत? आप कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताएंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो उसके समय उनके समय आया था। या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है इसका मुख्यालय। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय जो है त्रिवेंद्रपुरम में है। तो इसका गलत आंसर है, दूसरा आंसर जो है गलत है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर जी के समय नहीं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये आया था। याद रखिएगा, जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में हुआ था। 2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। एनएचडीपी की शुरुआत हुआ था। इसके तहत इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला स्वर्ण चतुर्भुज योजना और दूसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना था, उसके तहत भारत के 4 महानगरों को जोड़ा जाता था। जैसे चेन्नई से आपका मुंबई, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से पुनः चेन्नई। ये प्रश्न आता है। ये 5846 किलोमीटर है। याद रखिएगा पूरे इसकी लंबाई। और पूछा जाता है सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा जो है चेन्नई से कलकत्ता तक के बीच में है, जो NH5 के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा कौन सा है स्वर्णिम चतुर्भुज में, तो चेन्नई से बंबई के बीच में है, जो NH4 के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है, इसे नोट कर लीजिएगा। और चंद्रशेखर जी के विषय में आप जानते होंगे, प्रश्न आ सकता है कि देश के कौन वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में देश का सोना गिरवी रख दिया था, तो इनका नाम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। तीसरे में आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था। यानी पूछ रहा 2011 में जो हुआ था वो कौन सा था। याद रखिएगा, आप उस देश में निवास करते हैं जिस देश की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस देश की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक हो, उस देश का परीक्षा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है बहुत आसान होगा? इतना आसान नहीं होगा, कठिन है। संजोग से यूपीएससी के लिए मौका मिल गया है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जैसे ही आयोग का गठन होगा और गठन होते ही आपका एग्जाम हो जाएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा, गठन होने के बाद भी आपको टाइम मिलेगा। और किसी भी एग्जाम के लिए जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से उसकी सेवा करनी चाहिए। आराम से रिलैक्स मूड में नोट्स बना के पढ़िए, इस तरह का टाइम मिला हुआ है आपको। और एक एक चीज समझते हुए, और बहुत जल्दी नहीं हुआ, अभी तो नेट पोर्टल खोलना बाकी है। राज्यपाल ऑफिस से आदेश आया था। भारतीय संविधान के विषय में आप जानते भी होंगे, वहां के सचिव का लेटर आया था, वो खुलेगा, उसके बाद नया पेपर बनेंगे, गठन हुआ, कई वर्क होते हैं उसमें। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, तैयारी करिए आराम से नोट्स बना के। मैं ये मेरा एक विचार है, बाकी आपकी मन जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण है? 13वां, 14वां, 15वां, तो 16वां। तो आंसर याद होगा, इसका क्या होगा? 16वां। अब ये 11 का नहीं याद रखना है, और आपको याद रखना है 21 का। 21 में जनगणना होना है जो 16वें क्रम का होना है। याद रखिएगा, 16वें क्रम का होना है। और स्वतंत्रता के बाद याद रखिएगा 8वें क्रम का होना है। ठीक है, यानी सबसे पहले जनगणना मेवो के समय 1872 में हुआ था, लेकिन वो नियमित नहीं हुआ था। नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुआ था। याद रखिएगा, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भारत की हो चुकी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे चीन का हो चुका है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या होगा इसका? दूसरा। ठीक है, तीसरा है, किस वर्ष राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है आरंभ की गई थी? 2000 में, 1 में, 2003 में, 2005 में, 2006 में। ऐसे प्रश्नों को कैप्सूल की तरह जीभ पे रख के गिलास के पानी से घोट लेना चाहिए, समझ लीजिएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? 2006। ठीक है, कुछ चीजों को समझना नहीं है, दो चार बार लिख लेंगे। अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स स्मृति में देर तक बैठता है, जल्दी भूलता नहीं है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? कन्या शिक्षा,
शिशु स्वास्थ्य शिक्षा, रसोई गैस एलपीजी, ग्रामीण विद्युतीकरण। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो है रसोई गैस एलपीजी। ध्यान दीजिएगा, इसी से मिलता जुलता एक और योजना हम बता रहे हैं। एक उज्ज्वला योजना तो ये हो जाएगा एलपीजी। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना पूछेगा तो गांव गांव तक विद्युतीकरण के लिए, बिजली लगाने के लिए गांव गांव तक उजाला योजना याद रखिएगा। जैसे पूछता है स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप योजना बंद कारखानों को चलाने के लिए स्टैंड अप योजना। स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप योजना क्या होगा? तो याद रखिएगा बंद कारखानों को चलाने के लिए स्टार्टअप योजना, ठीक है। और जो है उत्थान के लिए, महिलाओं को एससी एसटी के उत्थान के लिए स्टैंड अप योजना। ये दोनों अक्सर एग्जाम में आता है, तो ये सीधे ऐसे ही पूछ देता है जैसे ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं कि 2072 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, भारत के सभी राज्यों में। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गारंटीड रोजगार योजना शुरू किया गया था 1972 में। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और आप कमेंट में बताइए कि मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष भारत में किया गया था, वो वर्ष आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मानदंडों की जानकारी होती है, ये आपको बताना है। आप जानते होंगे इसका पहला ऑप्शन है 5, 12, 10, 14। भारत में 8 तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से 4 के विषय में एग्जाम में प्रश्न आते हैं, 4 के विषय में नहीं आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय परंपरा में 8 विवाह की चर्चा आता है इतिहास में, 4 मान्य है, 4 मान्य नहीं है, उसी तरह 8 मिट्टियां भी हैं जिसके विषय में प्रश्न आता है और बाकी 4 के विषय में नहीं आता है। इसका आंसर क्या होगा? मिट्टी के कितने मानदंड की जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा ये 12 मानदंड की जानकारी मिलती है। आपकी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम बेंजोनेट। आंसर होगा सोडियम बेंजोनेट। जो पैकिंग सामान होता है खाने वाला, वो खराब ना हो देर तक, और बहुत दिनों तक वो दुकानों पर होलसेलर के पास घूमता रहता है, लास्ट में उसको जो है कस्टमर खरीद के खाता है, तो उसका संरक्षण कैसे होता है? सोडियम बेंजोनेट से। याद रखिएगा। जैसे आप जानते होंगे कि घर पे अचार बनता है, अचार भी जो है कैसे बहुत दिनों तक संरक्षण रहता है, यानी उसमें भी कुछ केमिकल एसिड उसिड डाल के लोग बनाते हैं लोग कमर्शियली, तो बहुत दिनों तक रहता है। याद रखिएगा सोडियम बेंजोनेट होता है, इसीलिए पैकिंग वाला सामान कम खाना चाहिए, और सोडियम बेंजोनेट सामान खाने वाले से कई तरह के शरीर में बीमारियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? यानी भारतीय कृषि की कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है? पहला है यह मानसून पर निर्भर है। क्या ये सही है कि गलत? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है। सही है कि गलत? आप बताएंगे। यह निर्वाह कृषि है। सही है कि गलत? इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। आंसर होगा इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता। ये आंसर आपका, ये सही विशेषता नहीं है, ठीक है। ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। नवा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? कपास, गेहूं, सरसों, चना और सरसों आपको बताना है। आप जानते होंगे रवि की फसल, ऐसे याद रखिए, गांव का एक लड़का जिसका नाम रवि है, वो कमा के गांव में जाड़े में ही आता है, यानी रवि जाड़े में आता है, यानी जो जाड़े में बुआई होती है वो रवि की फसल। उसके बाद आप जानते होंगे कि बीच में जो है खरीफ जायद की फसल होती है, और खरीफ की फसल अगर जाड़े में रबी है तो गर्मी में कौन आएगा? खरीफ आएगा। जायद की फसल क्या होता है? इन दोनों के बीच में होता है। ये एक बार समझ लेंगे, नोट्स में भी दिया गया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या होगा? कपास। याद रखिएगा, कपास सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। कपास किस मिट्टी पे होता है? तो काली मिट्टी पे होता है। तो काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगड़ मिट्टी नाम है, स्वतः जुताई मिट्टी नाम है, चरनोजिबिल मिट्टी नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, और सबसे अधिक काली मिट्टी पे होने वाला फसल कपास कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक प्रकार की खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करके और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। स्थानांतरित कृषि, व्यावसायिक कृषि, वृक्षारोपण कृषि, सहकारी कृषि। आपको बताना इसमें से क्या आंसर होगा, और आंसर होगा सहकारी खेती। नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न आने के भी कुछ तुक्के होते हैं, तरीके होते हैं। जीएस भी जो आते हैं वो करंट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। याद कुछ बिंदुओं पे मैंने नोट कर लिया हूँ, एग्जाम से पहले मैं बताऊंगा, उस पर जरूर आप देख लीजिएगा। अभी हाल में इनका निधन हो गया, इसलिए इनके विषय में आ सकता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा, वर्गीस कुरियन इसमें जाने जाते हैं। आप जानते भी होंगे, इसमें से आसान नाम है। और एम.एस. स्वामीनाथन, ये कौन है भाई? तो भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व खाद्य पुरस्कार भारत में सबसे पहले कौन पाए थे? यही पाए थे, एम.एस. स्वामीनाथन पाए थे। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किसने लागू कराया त्रिस्तरीय? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? तृतीयक, निजी, सार्वजनिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको बताया गया था कि जो जो सबसे अधिक श्रम वाला क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? प्राथमिक होता है। और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी श्रम वाला क्षेत्र सबसे अधिक कौन हो जाएगा? प्राथमिक। विनिर्माण वाला द्वितीयक, और सेवा क्षेत्र क्या होता है? तृतीयक होता है। ठीक है, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। पंचशील का नारा किसने दिया था? सिंपल प्रश्न है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? ब्रिक्स ऐसे याद रखिएगा, ब्रिक्स देश ऐसे स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। यानी 5 देश हैं इसमें, ब्राजील, रूस, रसिया, इंडिया, ठीक है, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। तो ये हमेशा हर वर्ष मीटिंग ऐसे होता रहता है, याद रखिएगा। ऐसे होता है, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे करके होता रहता है। यानी ब्रिक्स देश में कौन एक देश का कौन सा राष्ट्र है? तो आप देख सकते हैं कौन सा मिल रहा है, तो ब्राजील मिल रहा है। आंसर क्या होगा? ब्राजील होगा। आपके एग्जाम में यूपीएससी में बहुत कठिन पेपर नहीं आता है। हाँ, सभी क्षेत्रों से लगभग आप जान जाएंगे तो क्वेश्चन को हल कर लेंगे, इसलिए अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? किस देश ने लागू किया? यूके, कनाडा, यूएसए और फ्रांस। आंसर होगा फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद। आपको मालूम है कि हम लोग हमारी टीम द्वारा जो टेस्ट पेपर तैयार किया गया है उसके विषय में कुछ बताया जाता है। हमारी टीम मेंबर द्वारा जो एक पेपर तैयार किया गया है जिसका जो है वैलिडिटी 51 तक का एग्जाम जब तक न हो जाए उसके लिए 999 रुपये रेट रखा गया है। इसका रेट 1999 था, लेकिन अभी ये 999 में दिया जा रहा है। आपके टेस्ट पोर्टल है और इस टेस्ट पोर्टल में आपको सुविधा क्या दी जा रही है? निःशुल्क फ्री क्या दिया जा रहा है? पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर जो है, उसके बाद सिलेबस वाइज टेस्ट, ग्रुप वाइज टेस्ट, साल्वर्ड पेपर, 6 यूनिट टेस्ट और टेस्ट वैलिडिटी एग्जाम तक दी जा रही है। इसके लिए जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप हेलो लिख के भेजेंगे, आपको एक सॉफ्टवेयर की लिंक जाएगी, उसे आप इंस्टॉल करके ऑनलाइन पेमेंट करके आप चाहें तो ज्वाइन ले सकते हैं। पर डे टेस्ट होता है। और जो लोग परचेज कर चुके हैं उनके लिए एक सूचना ये देना था कि अगर आपने परचेज कर लिया है तो रेस में आइए। शेर शेरनी अकेले दौड़े तो अलग बात होती है, और झुंड में दौड़े तो मालूम चलता है कि रेस में कौन जीते। इसलिए रेस में जिनको आना है वो 5 बजे टेस्ट देंगे, 5 और 5:15 के बीच में टेस्ट देंगे। बाकी के जो लोग टेस्ट दे सकते हैं, जिनको टाइम नहीं है, वो रेस में नहीं आएंगे, उनको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग का ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी तो जो लोग वीडियो को लाइक न किए हो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सूचनाएं ऐसे तेजी से मिलती रहें। ठीक है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, अपना प्रदेश उत्तम प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश जो है, याद रखिएगा, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है तो प्रतिशत में गेहूं भी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अब प्रतिशत में गेहूं कहाँ होता है? पंजाब में होता है। और गुजरात में क्या होता है? गुजरात में बताया गया था कपास, मूंगफली और उसके बाद नमक, ये सब जो है गुजरात में अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन है? अभी चर्चा किया गया था, तो कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रतिशत में गेहूं पूछेगा, याद रखिएगा, प्रतिशत में गेहूं पूछेगा तो पंजाब लगाइएगा। ठीक है, लेकिन वैसे गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है। आपको ये बताना है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जा सकता। कह रहा है कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में चाय उत्पादक नहीं होता है? असम में, केरल में, पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़ में।
आसान प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं होता है। चाय किस मिट्टी पे होता है? तो लेटराइट मिट्टी पे होता है, याद रखिएगा। तो चाय बोर्ड कहाँ है? तो कलकत्ता में है, और कलकत्ता के हल्दिया बंदरगाह से चाय का निर्यात होता है। प्रश्न ये भी आता है कि निकोटिनामाइड चाय में पाया जाता है, ठीक है, कॉफी में भी निकोटिनामाइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और बिहार। तो याद रखिएगा, जूट सबसे अधिक कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कपास अभी बताया गुजरात में। रेशम कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, दाल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ? मध्य प्रदेश। लेकिन रहर की दाल सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र में। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दाल सबसे अधिक कहाँ? मध्य प्रदेश में। रहर की दाल सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र में। तिलहन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये भी हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन विश्व के जनक हैं ये अमेरिका के हैं। MS स्वामीनाथन को माना जाता है, अभी हमने चर्चा किया, यानी आंसर क्या होगा? दूसरा आंसर सही है। देखिए, कम समय में ये प्रश्नों को हल करा जाता है। अगर आप पढ़ नहीं पाते तो जरूर ऐसे वीडियो देख के प्रश्नों को पर डे कुछ न कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? गेहूं, धान, कपास, गन्ना। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे होने वाली फसल कौन सी है? धान की है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे एक प्रश्न है, बताना है आपको कि सबसे अधिक पानी जो है किस फसल में क्षेत्रफल में पानी लगता है? किस फसल में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पानी चला जाता है? धान में या गन्ना में? दो में से एक होगा। क्षेत्रफल में सबसे अधिक पानी किस में चला जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। नगदी फसल में कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई? तो नगदी फसल वो होता है जो किसान खेतों में काट दे और काटने के बाद जितनी देर तक रखेगा उतना उसका नुकसान होगा। तो इसमें नगदी फसल नहीं है। कौन सा नहीं है? गेहूं नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। आंसर क्या होगा? वृष्टि। जो लोग कोर्स को परचेज कर चुके हैं उनको पहले नोट्स भेज दिया जाता है। नोट्स भेज जैसे ही जाता है आपको एक नोटिफिकेशन जाता है, आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, उसको ध्यान से पढ़िएगा, वो नोट्स किस फोल्डर में जा रहा है, उस फोल्डर में जाके उस नोट्स को लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स भेजने के कुछ घंटों बाद एक उसी का वीडियो बन के आएगा, जो आप नोट्स लिखने के बाद जब उस वीडियो को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आप नोट्स भी देख भी रहे होंगे और मार्केट के नोट्स भी मिला रहे होंगे, आपको स्वयं विवेक से मालूम चल जा रहा होगा कि किस नोट्स में कितना दम है और कितना अच्छे तरीके से उसको सब कुछ को कवर करते हुए तैयार किया गया है। इसलिए उसको आप टीम मेंबर द्वारा जो तैयार किया गया बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, उसे आप ठीक से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में के लिए वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी पर, याद रखिएगा, कॉफी होता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में शरीर में कैफीन अगर चला जाए 24 घंटे के अंदर तो व्यक्ति को बार बार बाथरूम लगता है, इसलिए कॉफी भी 2 कप 3 कप से अधिक नहीं पीना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, निम्न में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। मैं जान रहा हूं इसका आंसर आप पश्चिम बंगाल लगा रहे होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चावल सबसे अधिक होता है और वो कई फसल काटते हैं, बोते हैं लोग, लेकिन इसका आंसर होगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु में जो है गेहूं का फसल नहीं होता है, क्योंकि तमिलनाडु में आते हुए मानसून से और लौटते हुए मानसून से दोनों कारणों से वर्षा होती है, और गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा वर्षा ठीक नहीं है, धान की फसल के लिए है, इसलिए गेहूं की खेती यहाँ तमिलनाडु में नहीं होती है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? आगरा में, फैजाबाद में, कानपुर में, तो झांसी में। तो दलहन शोध संस्थान, याद रखिएगा, दाल, चीनी, ठीक है, चमड़ा, कृत्रिम अंग, ये सब कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है। झांसी में क्या है? चारा अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है, सुमेलित कर लीजिए, क्या होगा? खाद्य उत्पादन में वृद्धि, सही बात है, हरित क्रांति। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन में नील क्रांति, और उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति। आंसर क्या होगा? 1, 3, यानी पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? रबड़, गन्ना, गरम मसाला।
तो चावल। तो याद रखिएगा केरल राज्य को गरम मसालों का बागीचा कहा जाता है और गरम मसाले के व्यापार करने के लिए ही 1498 में जो है वास्को डी गामा आया था और यहाँ से व्यापार ले जाता था, यहाँ से गरम मसाला ले जाता था। अपनी पुस्तक में लिखा भारत एक ऐसा देश है जहाँ व्यापार करने से 60 गुना लाभ होता है और उतना हल्ला किया यूरोप में कि कई देश के लोग भारत में आ गए। ठीक है, इसी के साथ ही आज की क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास अभी थोड़ी देर बाद और जाएगा, उसको देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।